बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रात का गुप्त अंधेरा चारों सू छाया हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादलों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। सुबह से ही मौसम अबर आलूद था, लेकिन अब तो बिजली भी चमकनी शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में ही तेज़ बारिश होने वाली है। मैं दिल ही दिल में बारिश न होने की दुआएं करती अंधाधुंध भाग रही थी, लेकिन शायद आज मेरी सारी दुआएं रद्द हो गई थीं। थोड़ी देर में ही तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं जो बचपन से ही तूफानी बारिशों से डरती थी, अब बगैर किसी खौफ के मौसम की परवाह किए भागी ही जा रही थी। कॉलेज की छुट्टी हुए आधा घंटा हो गया था। अब तो तकरीबन सारा कॉलेज ही खाली हो गया था। मेरी दोस्त नादिया भी थोड़ी देर पहले अपने घर जा चुकी थी। उसने मुझे भी घर छोड़ने की ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर अब्बा को पता चला कि मैं इसके साथ आई हूँ तो वो मेरा कॉलेज जाना ही बंद कर देते। पता नहीं दादी अभी तक क्यों नहीं आई थी। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो मुझे वक्त पर लेने ना आई हो। जब मुझे दादी के आने के आसार ना दिखे तो मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करते हुए घर की तरफ चल पड़ी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैं अकेली कहीं भी नहीं जाती थी। हमेशा दादी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन आज मुझे अकेले ही घर जाना पड़ रहा था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए गली में दाखिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। घर पहुंची तो देखा दरवाज़ा खुला था। अभी मैं अंदर दाखिल हुई थी कि अब्बा की ज़ोरदार आवाज़ आई, ए लड़की, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? वो मुझे हमेशा ऐसे ही बुलाते थे। इससे पहले कि मैं इन्हें जवाब देती कि दादी किचन से बाहर आईं और मुझे देखकर बोली, जाओ जल्दी से मुँह हाथ धोकर कपड़े तब्दील करो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। दादी की बात सुनकर मैं फ़ौरन कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे अंदर जाता देखकर अब्बा गुस्से से मेरी तरफ बढ़े और बोले, मैंने तुमसे शायद कुछ पूछा है। क्या तुम्हारी दादी ने तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई है कि बड़ों की बात का जवाब भी दिया जाता है? अब्बा की ऊंची आवाज़ सुनकर मैं वहीं पर रुक गई, लेकिन दादी ने मुझे दोबारा से कमरे में जाने का इशारा किया तो मैं भागती हुई कमरे में चली गई। अब बाहर से अब्बा के गुस्से से चीखने की आवाज़ आ रही थी। मैं जानती थी जब तक अब्बा घर पर हैं तब तक तो ये सब चलता ही रहेगा। इन्हें शुरू से ही मेरा पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब मैं छठी क्लास में थी तो अब्बा ने मेरा स्कूल छुड़वाकर घर पर बिठा दिया था। उनका कहना था कि ज़्यादा पढ़ाई लड़कियों को ख़राब कर देती है, लेकिन फिर दादी ने अब्बा से लड़कर मेरा दाखिला दोबारा से स्कूल में करवाया था। वो मुझे खुद ही स्कूल छोड़ने आती थी। मैट्रिक के बाद तो मैं खुद भी आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे अब्बा से बहुत डर लगता था, लेकिन दादी के समझाने पर ही मैं आगे पढ़ने पर राज़ी हुई थी। मुझे कॉलेज जाते हुए 1 महीना हो गया था। मेरे साथ मेरी बचपन की दोस्त नादिया भी पढ़ती थी। हम दोनों की दोस्ती स्कूल में ही हुई थी। मैं आज तक उसके घर नहीं गई थी, क्योंकि अब्बा को मेरा बिला वजह घर से निकलना पसंद नहीं था। मेरा सारा दिन दादी के साथ ही गुजरता था और स्कूल में एक बस नादिया थी जिसके साथ मैं थोड़ा हंस लेती थी। मैं भी कपड़े तब्दील करके बैठी थी कि दादी मेरे लिए खाना ले आईं। बाहर से अब्बा की आवाज़ आना बंद हो गई थी। शायद वो कहीं चले गए थे। मैं बेदिली से खाना खाने लगी। ये हमारे घर का तकरीबन रोज़ का मामूल था। अब्बा जब भी घर आते सारा सुकून बर्बाद हो जाता था। वक्त के साथ मुझे इस चीज़ की आदत होती जा रही थी। मेरा नाम आयशा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरी अम्मी का इंतकाल मेरी पैदाइश के वक्त हो गया था। घर में अब्बा के अलावा बस मेरी दादी होती थी। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा था। मेरे अब्बा को मेरी कोई फ़िक्र नहीं होती थी। उन्होंने तो आज तक मुझसे शायद ढंग से बात भी नहीं की थी। दादी ही मेरे जीने का वाहिद सहारा थी। इन्हीं की बदौलत आज मैं पढ़ लिख रही थी, वरना अब्बा का बस चलता तो मुझे घर पर ही बिठा देते। पता नहीं इनका रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों था।
मैं बचपन से ही ये सब देखती आ रही थी और अक्सर ही अपनी दादी से इस बारे में सवाल भी करती थी, लेकिन वो हमेशा मुझे टाल देती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने दादी से इस बारे में पूछना कम कर दिया, लेकिन मैं अक्सर ही ये सोचती थी कि अब्बा ऐसे क्यों हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों को अपने अब्बा के बारे में बात करता देखकर मैंने हंस हंस से देखती थी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अब्बा के साथ बाहर कहीं घूमने जाऊं, लेकिन वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। अब तो मैं अब्बा के सामने भी बहुत कम जाती थी, क्योंकि मुझे देखते ही इनको गुस्सा आ जाता था। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था। काम की वजह से वो अक्सर घर से बाहर होते थे, लेकिन वो जब भी घर आते तो कोई ना कोई हंगामा तो लाजमी होता था। पहले तो मैं ये सब देखकर बहुत डरती थी और अक्सर तो डर के मारे रोने भी लगती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस सब की आदत होती जा रही थी। खाना खाकर मैं बर्तन धोकर सोने चली गई। दादी वैसे तो मुझे कोई काम नहीं देती थी, लेकिन मैं खुद ही छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाती थी। उन्होंने इस उम्र में भी सारे घर को संभाला हुआ था। लंच ब्रेक में मैं कॉलेज के ग्राउंड में अकेली बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही नादिया मेरे साथ आकर बैठ गई। उसके हाथ में समोसे की प्लेट थी, जो वो बड़ी तवज्जो से खा रही थी। वो खाने की बहुत शौकीन थी। इतना कुछ खाकर भी वो बिल्कुल पतली सी थी। उसको देखकर लगता था कि वो खाने को नहीं बल्कि खाना इसको खाता है। नादिया को एक नज़र देखकर मैं फिर से अपनी सोचों में गुम हो गई। यार आयशा, कहाँ गुम हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बताओ, फिर तुम मेहंदी पे आ रही हो ना? अगर तुम्हें इजाज़त लेने का मसला है तो मैं तुम्हारी दादी से खुद ही बात कर लूँगी। मुझे पक्का यकीन है वो तुम्हें मना नहीं करेंगी। वैसे भी मेरा घर तो पास ही है, इसमें मसला ही क्या है? उसकी बात सुनकर मैंने उसे मना कर दिया। पिछले 1 महीने से वो मुझे अपने भाई की मेहंदी पर आने के लिए राज़ी कर रही थी, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि अगर दादी मुझे जाने की इजाज़त दे भी दें तो अब्बा नहीं देंगे, और अगर अब्बा को पता चला कि मैं इनकी इजाज़त के बगैर कहीं गई हूँ तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होते। इसीलिए मैं इसे लगातार मना कर रही थी, वरना मेरा भी बहुत दिल था कि मैं इसके भाई की मेहंदी में जाऊं। मैं बचपन से कभी इस तरह किसी फंक्शन में नहीं गई थी। मोहल्ले में भी अगर कोई फंक्शन होता तो दादी अकेले ही जाती थी। छुट्टी के बाद मैं नादिया के साथ ही घर के लिए निकल गई। दादी ने आज मुझे इसी के साथ आने को कहा था। हम दोनों बातें करते करते गली के कोने पर पहुंच गई थी। उसको अल्लाह हाफिज बोलकर मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। दादी के दरवाज़ा खोलने पर मैं तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। अभी दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि नादिया भी अंदर आ गई। इसको अपने सामने देखकर मैं घबरा गई थी। मेरी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए वो अंदर दादी से मिलने चली गई। वो काफ़ी देर तक बैठी इनसे बातें करती रही थी। उसके जाने के बाद दादी ने मुझे उसके भाई की मेहंदी पर जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन दादी का कहना था कि वो मुझे खुद ही छोड़ कर आएंगी। मैं खुश होने के साथ साथ डर भी रही थी। मुझे डरता देखकर वो बोली कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अब्बा से मैं खुद ही बात कर लूँगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब चलो जल्दी से हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। खाना खाकर मैं अपने मामूल के मुताबिक सोने चली गई। दादी भी इस वक्त आराम करती थी। असर के वक्त में उठी तो दादी अभी तक सोई हुई थी। उनकी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी। नमाज पढ़ने के बाद मैं अपना काम करने लगी। मैंने दादी को उठाना मुनासिब नहीं समझा था। वो घर का सारा काम करके थक जाती थी। हालांकि काम इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। मेरे बार बार कहने के बावजूद वो मुझे कोई भी काम करने नहीं देती थी। उनका कहना था कि तुम्हें अभी अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी मैं छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटा देती थी। उन्होंने खाना बनाना मुझे अच्छे से सिखा दिया था। अभी भी मैं किचन में खड़ी शाम का खाना बना रही थी कि दादी उठकर आ गई। मुझे किचन में देखकर बोली कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मैं खुद ही बना देती।
लेकिन मैंने इन्हें सख्ती से मना कर दिया कि आपको आराम की ज़रूरत है, और वैसे भी 2 बंदों का ही तो खाना बनाना होता है, इसमें कितना वक्त लगता है। खाना खाकर मैं दादी के पास आकर बैठ गई। वो आज मुझे काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। मेरा ख्याल रखते रखते वो खुद को तो बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इनको ज़्यादा काम नहीं करने दूंगी और इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आज नादिया के भाई की मेहंदी थी। मैं शाम को ही तैयार होकर दादी के साथ उसके घर चली गई थी। दादी तो थोड़ी देर बैठने के बाद वापस चली गई थी। मैं इतने लोगों में घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद नादिया आई और मुझे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने ले गई। उसके वालिदैन मुझसे बहुत मोहब्बत से मिले थे। मगरिब का वक्त हो गया था। अब मैं घर जाना चाहती थी। नादिया से मिलकर मैं घर के लिए निकल गई। उसने मुझे कहा भी था कि वो मुझे अपने अब्बू के साथ छोड़ आएगी, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था। अभी मैं अपने घर के करीब पहुंची थी कि मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी गली खाली थी। मैं डर के मारे भागते हुए दरवाजे पर पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दादी ने दरवाज़ा खोला तो मैं भागते हुए उनके गले लग गई। मुझे अभी भी डर लग रहा था। उन्होंने मेरी ये हालत देखकर फ़ौरन से मुझे पानी पिलाया और फिर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तो मैंने कहा, मैं अकेली आई हूँ, इसलिए मुझे डर लग रहा था और गली में भी कोई नहीं था। तो दादी ने आगे से कोई सवाल नहीं पूछा। वो अच्छे से जानती थी कि मैं कितनी डरपोक हूँ। रात को मेरी आँख काफ़ी देर से लगी थी। मैं अभी तक यही सोच रही थी कि गली में कौन मेरा पीछा कर रहा था। रात को देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आँख काफ़ी देर से खुली थी। चूँकि आज छुट्टी का दिन था, इसीलिए दादी ने भी मुझे जल्दी उठाना मुनासिब नहीं समझा था। मैं सोकर उठी तो दादी दोपहर का खाना बना रही थीं। अब्बा भी आए हुए थे और खिलाफे मामूल आज काफ़ी खामोश थे। उनको सलाम करने के बाद मैं किचन में चली गई। मुझे अब्बा की खामोशी हजम नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद अब्बा चले गए थे। आज तो उन्होंने कोई बात भी नहीं की थी। अब्बा के जाने के बाद मैं दादी से पूछने लगी कि अब्बा की तबीयत तो ठीक है ना, आज वो इतना खामोश क्यों थे? वो बोली, हाँ सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, बल्कि शुक्र अदा करो कि आज उसने कोई तमाशा नहीं किया। दादी की बात सुनकर भी मैं मुतमईन नहीं हुई थी। इतने सालों में मैंने इनको कभी इतना खामोश नहीं देखा था। यकीनन कोई न कोई बात थी जो दादी मुझे नहीं बताना चाह रही थी। आज नादिया के भाई की बारात थी। मेरा इसके भाई की बारात में जाने का कोई इरादा नहीं था। नादिया काफ़ी देर से मुझे जाने के लिए राज़ी कर रही थी। जब मेरी ना हाँ में ना बदली तो वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई, लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि उसे कैसे राज़ी करना है। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वो नहीं आई थी। मैं अकेली सारा दिन बोर हो रही थी। नादिया के अलावा तो मेरी किसी और से दोस्ती भी नहीं थी। मैं सोच रही थी मुझे भी आज छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। वैसे भी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। आज मुझे फिर कॉलेज से अकेले ही आना पड़ा था। दादी अभी तक आराम कर रही थी। मैं सुबह कॉलेज जाने से पहले इन्हें सख्ती से आराम करने का कहकर गई थी। दादी के पास गई तो देखा वो तेज़ बुखार में जल रही थीं। उनको इस हालत में देखकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए थे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। फिर याद आया, जब मैं कभी बीमार होती थी तो दादी मेरे ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थीं। मैं काफ़ी देर तक बैठी इन्हें ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रही। मगरिब के करीब जाकर इनकी तबीयत थोड़ी संभली तो मैंने सुकून का सांस लिया, वरना उनको इस हालत में देखकर तो मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी। दादी ने तो मुझे छुट्टी करने से मना किया था, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। 1 हफ्ते बाद दादी की तबीयत ठीक हुई थी, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। इस दौरान मैं कॉलेज भी नहीं गई थी। शाम का वक्त हो रहा था। मैं दादी के साथ बैठी बातें कर रही थी
कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद अब्बा आए हों, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने नादिया खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली कि तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो, कॉलेज भी नहीं आ रही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी। दादी की तबीयत का सुनकर वो सीधा इनके कमरे में चली गई। मैं अंदर गई तो वो दोनों बातों में लगी हुई थीं। इनको बातों में मसरूफ़ देखकर मैं किचन में आ गई। चाय बनाकर वापस आई तो देखा वो दोनों अभी तक किसी राज़ो न्याज़ में मसरूफ़ थीं। मुझे देखकर नादिया बोली, क्या तुमने दादी का चेकअप करवाया है? मेरे नफ़ी में सर हिलाने पर वो मुझे गुस्से से देखते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम में अकल कब आएगी? तुम्हें जल्द अज जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से दादी का चेकअप करवाना चाहिए। तुम कहो तो मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, वो तुम लोगों के साथ चली जाएंगी। मैं तो फ़ौरन से इस बात पर राज़ी हो गई, जबकि दादी ने डॉक्टर को दिखाने से साफ मना कर दिया था। मैंने दादी की एक ना सुनी और नादिया को कहा कि वो अपनी अम्मी से बात कर ले। नादिया के वापस जाने के बाद दादी बोली, तुम ऐसे ही से तकलीफ़ दे रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर भी आप मेरी तसल्ली के लिए एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा दें। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। अगले दिन ही मैं नादिया की अम्मी के साथ दादी को डॉक्टर के पास ले गई थी। चेकअप के बाद उन्होंने दादी को कुछ टेस्ट करवाने को बोला था। वापस आते आते हमें दोपहर हो गई थी। रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। दादी को खाना खिलाने के बाद मैं इन्हीं के पास सो गई थी। शाम को अब्बा भी घर वापस आ गए थे। वो कब से दादी से किसी बात पर बहस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही वो वापस चले गए। वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। उनके जाने के बाद मैं दादी के पास आई तो वो काफ़ी अफसरदा बैठी हुई थी। मैं काफ़ी देर तक बैठी उनसे बातें करती रही। फिर खाने का वक्त हुआ तो किचन में खाना बनाने चली गई। वापस कमरे में आई तो दादी अपनी डायरी लेकर बैठी हुई थी। मैंने अक्सर ही इन्हें इस डायरी को पढ़ते देखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये डायरी किसकी है, और ना ही कभी दादी ने मुझे इस बारे में बताया था। मुझे देखकर उन्होंने डायरी बंद करके अपने तकिए के नीचे रख दी और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद वो तो सो गई, लेकिन मुझसे चाह कर भी सोया नहीं जा रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं दादी के लिए काफ़ी परेशान थी। दादी पानी पीने उठी तो मुझे जागता देखकर बोली कि तुम अभी तक क्यों नहीं सोई हो, काफ़ी रात हो चुकी है। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही। दादी अच्छे से जानती थी कि मैं इनकी तबीयत की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। फिर वो काफ़ी देर तक मुझसे इधर उधर की बातें करती रहीं। उनसे बातें करते हुए कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। रात को देर तक जागने की वजह से सुबह मेरी आँख काफ़ी देर से खुली थी। दादी अभी तक सो रही थीं। मैंने इनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। मुँह हाथ धोने के बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ता बनाने के बाद मैं दादी को उठाने कमरे में आई। मैं इनको काफ़ी देर से उठा रही थी, लेकिन वो नहीं उठ रही थीं। फिर मुझे कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ और मैंने आगे बढ़कर उनका कंधा हिलाया तो वो बेजान थीं। न जाने कब उनकी रूह परवास कर गई थी। उनको इस तरह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं ना जाने कब तक इस तरह रोती रहती कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर होश में आई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर अब्बा खड़े थे। मेरी हालत देखकर वो भी परेशान हो गए और बोले, क्या हुआ है? मेरे से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैं उनको लेकर अंदर कमरे में आ गई। वो भी दादी को देखकर परेशान हो गए। फिर मैं नहीं जानती कि कौन कौन हमारे घर आया, कब दादी की मैयत को दफनाया गया। इस दौरान नादिया ही मेरा ख्याल रख रही थी। दादी के इंतकाल को 10 रोज़ हो गए थे। इस सारे वक्त नादिया मेरे साथ ही रही थी। इसको आज मैंने ज़बरदस्ती उसके घर भेजा था। उसके जाने के बाद से मैं दादी के कमरे में बैठी हुई थी। अब्बा भी घर पर नहीं थे। अचानक ही मेरी नज़र तकिए पर पड़ी तो मुझे दादी की डायरी याद आ गई।
आखिरी बार उन्होंने इसे यहीं पर रखा था। मैंने तकिया उठाकर देखा तो वो अभी भी वहीं पर रखी हुई थी। डायरी को एक महफूज जगह पर रखने के बाद मैं बाहर आ गई। मैंने कल से कॉलेज जाने का फैसला किया था। इतने दिनों की गैर हाजिरी से पहले ही मेरा काफ़ी नुकसान हो गया था। मेरा तो पढ़ाई करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। मैं बस दादी की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उनको मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। थोड़ी देर बाद ही अब्बा वापस आ गए थे। दादी के इंतकाल के बाद से वो रोज़ाना ही घर आते थे। अब्बा के आने के बाद मैंने इनको सुबह अपने कॉलेज जाने का बताया तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, वरना मैं दिल ही दिल में बहुत डर रही थी कि वो मुझे कॉलेज जाने से मना ना कर दें। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो रही थी कि अब्बा भी उठ गए। वो मुझे खुद कॉलेज छोड़ने गए थे। ये मेरे लिए किसी हैरत से कम नहीं था। कॉलेज में सारा दिन नादिया ने मुझे अपने साथ बातों में लगाए रखा था। वापसी पर मैं इसी के साथ आई थी। घर आई तो मुझे फिर से दादी की याद आने लगी। खाना खाने के बाद मैं इन्हीं के बिस्तर पर सो गई थी। शाम को नादिया भी आ गई थी। अब वो अक्सर ही मेरे घर आती जाती रहती थी। अब्बा भी नादिया के घर आने पर कुछ नहीं बोलते थे। शायद इनको एहसास हो गया था कि दादी के जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। दादी के इंतकाल को 2 माह हो गए थे। इस दौरान अब्बा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं कॉलेज से वापस आई तो अब्बा घर पर ही थे। खाना खाने के बाद अब्बा मेरे पास आए और कहा कि शाम को मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम चाय का इंतज़ाम कर देना। अब्बा के जाने के बाद मैं भी सोने चली गई। शाम को मैं सोकर उठी तो अब्बा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं अब्बा के आने का इंतज़ार करने लगी। फ़ोन की घंटी बजी तो मैं चौंक गई। ये दादी का फ़ोन था जो काफ़ी पुराना था। मैंने देखा कि अब्बा की कॉल आ रही थी। वो कुछ देर में ही मेहमानों के साथ पहुंच रहे थे। फ़ोन बंद करने के बाद मैं जल्दी से किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद ही अब्बा मेहमानों के साथ आ गए थे। मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई तो कोई 2 मर्द और एक औरत बैठी हुई थी। वो अब्बा के दोस्त थे। वो अपनी बीवी और भाई के साथ आए थे। उनका भाई मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं जब से कमरे में गई थी वो तब से ही लगातार मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं थोड़ी देर बाद ही बहाना बनाकर वहाँ से उठ आई। वो लोग थोड़ी देर बाद वापस चले गए थे। अब्बा भी इन्हीं के साथ गए थे। उन लोगों के जाने के थोड़ी देर बाद ही नादिया आ गई। हम दोनों बातें करते हुए साथ साथ काम भी कर रहे थे। मगरिब के बाद वो वापस चली गई थी। अब्बा अभी तक घर नहीं आए थे। शाम को अचानक ही चारों तरफ काले बादल छा चुके थे। यूँ लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। मुझे बचपन से ही तेज़ बारिशों से डर लगता था। मैं दिल ही दिल में अब्बा के जल्दी वापस आने की दुआएं मांगने लगी। जब इशा तक अब्बा नहीं आए तो मैं खाना खाकर सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद ही गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। मुझे तो डर की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर पता नहीं रात के किस पहर मेरी आंख लग गई थी। सुबह उठी तो अभी तक बारिश हो रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं सफाई करने लगी। थोड़ी देर पहले ही बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब था। थोड़ी देर बाद नादिया आई तो मैंने सुकून का सांस लिया, वरना अकेले घर में तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही थी। शाम का वक्त हो रहा था। अब तो बारिश भी थम गई थी। अब्बा अभी तक नहीं आए थे और अब तो मुझे इनकी फिक्र भी हो रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर थे। नादिया के कहने पर मैंने इन्हें काफ़ी दफ़ा कॉल भी की थी, लेकिन उनका नंबर बन जा रहा था। मगरिब के बाद अब्बा वापस आ गए थे। अब्बा के आने के थोड़ी देर बाद ही नादिया अपने घर चली गई थी। खाना खाने के बाद मैं सोने चली गई थी। सुबह मैं काफ़ी देर तक सोती रही थी। आँख खुली तो दोपहर का वक्त हो रहा था। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। हालांकि रात को तो मैं जल्दी सो गई थी। बाहर आई तो देखा अब्बा घर पर नहीं थे।
कुछ दिन में ही मेरे पेपर शुरू होने वाले थे, जिसकी वजह से आजकल कॉलेज से छुट्टियां थीं। घर के काम करने के बाद मैं अपनी किताबें लेकर बैठ गई। असर के बाद अब्बा भी आ गए थे। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। काफ़ी देर तक वो खामोशी से मुझे देखते रहे और फिर बोले, मैंने अपने एक दोस्त के भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उस दिन जो मेहमान आए थे वो तुम्हें देखने ही आए थे। 1 महीने बाद मैंने तुम्हारा निकाह करने का फ़ैसला किया है। रुखसती तुम्हारे कॉलेज मुकम्मल होने के बाद होगी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई एतराज़ नहीं होगा। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोशी से कमरे में आ गई। अभी तो मैं सिर्फ 16 साल की थी और अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी थी, वो भी मुझसे दुगनी उम्र के आदमी से, जो मुझे पहली नज़र में ही पसंद नहीं आया था। शायद मैं इस रिश्ते पर राज़ी हो जाती अगर वो एक शरीफ इंसान होता। अब्बा को मना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अब्बा को समझाऊं कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। अगर दादी होती तो वो कभी भी मेरी शादी उस आदमी से ना होने देती। फिर मैंने हिम्मत करके अब्बा से बात करने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैंने रिश्ते से इनकार किया तो अब्बा मेरा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। ये सोच आते ही मैंने अपना इरादा बदल दिया। आज मेरा पहला पेपर था। पेपर देकर मैं नादिया के साथ ही वापस आई थी। मैं अपनी गली में दाखिल हुई तो आरिफ सामने ही खड़ा था। उसको अचानक अपने सामने देखकर मैं डर गई थी। मैं बस किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहती थी। बड़ी मुश्किलों से उसने मेरी जान छोड़ी थी। मुझे सख्त रोना आ रहा था। अब्बा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरा रिश्ता इससे तय किया था। मुझे तो अभी से ही इससे डर लग रहा था। पता नहीं मैं सारी ज़िंदगी इसके साथ कैसे गुजारती। अब तो ये रोज़ाना ही होने लगा था। मेरे कॉलेज से वापसी पर वो गली के कोने पर खड़ा होता और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरती तो वो मेरे ऊपर आवाज़ें कसता था। पता नहीं सब करके से क्या मिलता था। मैं इसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। मेरे निकाह में 1 हफ्ता रह गया था। अब्बा सुबह से ही कहीं गए हुए थे। मैंने आज अब्बा से बात करने का फ़ैसला किया था। मैं कब से अब्बा का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। इशा की नमाज़ पढ़कर मैं लेटने लगी थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने सोचा कि अब्बा होंगे, लेकिन अब्बा इस तरह दरवाज़ा नहीं बजाती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे के पास आई तो बाहर आरिफ खड़ा था। वो मुझे दरवाज़ा खोलने का बोल रहा था। उसको इस वक्त देखकर मैं खौफज़दा हो गई थी। फिर मैं बगैर कोई आवाज़ किए अंदर कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छे से बंद करके बैठ गई। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाता रहा था। फिर शायद मेरे सोने का सोचकर वो वापस चला गया था। इस वाक़ये के बाद मैं बहुत डर गई थी। खौफ की वजह से मैं सारी रात सो भी नहीं पाई थी। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले अब्बा को कॉल की, लेकिन आगे से इनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैं सारा दिन वक्फे वक्फे से अब्बा को कॉल करती रही, लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद था। आज रात को आरिफ फिर से आया था, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया। अब्बा का कुछ भी अता पता नहीं था। अगले दिन मेरा निकाह था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। शाम के वक्त मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान अपने कॉलेज बैग में डाला और फिर कुछ सोचते हुए दादी की डायरी भी साथ में रख ली। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मैंने आज तक खोल कर नहीं देखा था। मैंने एक दफ़ा फिर अब्बा को कॉल मिलाई कि शायद अब इनका नंबर लग जाए, लेकिन इनका नंबर अब भी बंद था। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। सब लोग सो रहे थे। यही मेरे लिए घर से भागने का अच्छा वक्त था। मैंने दादी की चादर ओढ़ी और बैग कंधे पर डालकर खामोशी से घर से निकल पड़ी। पूरी गली सुनसान पड़ी थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाती अनजान रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी,
कि कहीं आरिफ मेरा पीछा ना कर रहा हो। जब मैं अपने मोहल्ले से काफ़ी दूर निकल आई तो मैंने अब्बा को एक दफ़ा फिर से कॉल की, लेकिन हस्बे तवक्को इनका फ़ोन फिर से बंद था। मुझे अब्बा पे गुस्सा आने के साथ साथ उनकी फ़िक्र भी हो रही थी। पता नहीं वो ठीक भी थे या नहीं। फजर का वक्त हो रहा था। दूर दूर से अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। मैं थक हार कर एक दुकान के सामने बैठ गई थी। वहीं पर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी। किसी की आवाज़ सुनकर मैं उठी तो देखा सामने ख्वाजा सरा खड़ा था। इसको देखकर मैं डर गई। मुझे डरता देखकर उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस वक्त तो यहाँ पर क्या कर रही हो? देखने से तो तुम किसी शरीफ घर की लगती हो। मैंने कहा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बोला कि बेहतर यही है कि तुम वापस अपने घर चली जाओ। एक लड़की के लिए उसके घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं होती। अब मैं इसको कैसे समझाती कि मैं अपने घर से अपनी इज्जत बचाने के लिए ही भागी थी। मैं इसकी मिन्नत करने लगी कि बस मुझे कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर रहने दो, फिर मेरे अब्बा आएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। मेरे बार बार बोलने पर वो मुझे रखने पर राज़ी हो गया। मैं थोड़ा सा आगे आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख्वाजा सरा का मोहल्ला था। वो ख्वाजा सरा मुझे लेकर एक घर में आ गया। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसने मेरा सामान एक कमरे में रख दिया और कहा, आज से तुम्हें यहीं पर रहना होगा। उसके जाने के बाद मैं सोने के लिए लेट गई। इतने दिनों की असाबी थकन की वजह से मैं जल्द ही नींद की वादियों में गुम हो गई। मेरी आंख खुली तो शाम का वक्त हो रहा था। नमाज पढ़ने के बाद मैं वहीं पर बैठ गई। बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर जब भूख का एहसास हुआ तो मैं किचन में चली गई। किचन में वही ख्वाजा सरा खाना बना रहा था। मुझे देखकर बोला, बस थोड़ी देर में ही खाना तैयार हो जाएगा। खाना खाने के बाद मैं वापस कमरे में जा रही थी कि उसने मुझे बादाम का हलवा दिया। मैं प्लेट लेकर कमरे में चली गई। वो बहुत ही लजीज था। थोड़ी देर में ही मुझे फिर से नींद आ गई, हालांकि मैं भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी थी। सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। वहाँ पर दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ था। मुझे अच्छे से याद था कि रात को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर उस ख्वाजा सरा से पूछने का सोचकर मैं वज़ू करने चली गई। नाश्ता करने बाहर आई तो वो घर पर नहीं था। नाश्ता करने के बाद मैं वापस कमरे में चली गई थी। उसकी वापसी रात को हुई थी। आज उसने फिर मुझे बादाम का हलवा बना कर दिया था, जो खाकर मुझे फिर से नींद आ गई थी। मुझे वहाँ रहते हुए तकरीबन हफ्ता हो गया था। वो रोज़ाना ही मुझे बादाम का हलवा बना कर देता था, जिसे खाते ही मुझे नींद आ जाती थी और सुबह उठती तो मेरे सिरहाने दुल्हन का जोड़ा रखा होता। ये सब देखकर मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी। इस ख्वाजा सरा के जाने के बाद मैं कमरे में आई और फ़ोन निकाल कर अब्बा का नंबर मिलाने लगी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अब भी इनका फ़ोन बंद था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बैग खोला तो डायरी पर नज़र पड़ी। डायरी खोलकर देखी तो वो पूरी खाली थी। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई कि इस खाली डायरी में दादी इतना वक्त क्या देखती रहती थी। आखिरी सफ़ा खोला तो इसमें एक फ़ोन नंबर दर्ज था। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या था इस फ़ोन नंबर में जो दादी रोज़ाना ही इसको देखती रहती थी। फिर मैंने वो फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं खाना बनाने किचन में चली गई। वो ख्वाजा सरा अभी तक वापस नहीं आया था। खाना खाने के बाद मैं खिड़की में आकर बैठ गई। आज 14वीं की रात थी। चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी। मैं ना जाने कब तक अपनी सोचों में गुम वहाँ पर खड़ी रहती कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर चौंक गई। दरवाजे पे ख्वाजा सरा खड़ा था। उसके हाथ में बादाम का हलवा था। प्लेट लेकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आज मैंने सोच दिया था कि मैं हलवा नहीं खाऊंगी। मैं जानना चाहती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
रात को अचानक ही मेरी आंख खुली तो सामने चलते मंजर को देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। जिसको मैं इतने दिनों से ख्वाजा सरा समझ रही थी, वो एक आदमी था। इसके साथ एक औरत भी खड़ी थी। उसके हाथ में वही लहंगा था जो रोज़ाना मेरे सिरहाने पर रखा होता था। वो आदमी फ़ोन पर किसी से मेरा सौदा कर रहा था। मैं अभी भी सोने का ड्रामा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं उठकर बैठ गई। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं जो अपनी इज्जत बचाने की खातिर यहाँ पर आई थी, अब मुझे पता चला था कि मेरी इज्जत यहाँ पर भी महफूज नहीं थी। मैं खामोशी से उठी, हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर से काफ़ी लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। बाहर का मंजर देखकर तो मैं फिर चकरा कर रह गई। बाहर एक महफिल जमी हुई थी। बाहर का माहौल देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई आम घर नहीं बल्कि एक कोठा था। अब मुझे बस किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना था। मैं खामोशी से वापस कमरे में आकर लेट गई। पूरी रात फिर मैं सो नहीं सकी थी। नमाज पढ़कर मैं अल्लाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांगने लगी। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब था। वक्फे वक्फे से हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आज किसी न किसी तरह यहाँ से भाग जाऊंगी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं मामूल के मुताबिक बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद वो आदमी कमरे में आया और मुझे सोता देखकर वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैं जल्दी से उठी और चादर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आज भी महफिल जमी हुई थी। मैं सबकी नज़रों से बचते बचाते घर के दरवाजे पर पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम निकाला तो किसी की मुझ पर नज़र पड़ गई। मुझे भागती देखकर वो सब भी मेरे पीछे भागने लगे। मैं अंधाधुंध भागी जा रही थी। थोड़ी देर में ही तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं दिल ही दिल में बहुत डर रही थी, लेकिन इज्जत से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं था। मैं ना जाने कब तक यूं ही भागती रहती कि अचानक ही मेरी नज़र एक पार्क पर पड़ी। तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे पार्क में चली गई। तेज़ भागने की वजह से मेरी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। फिर कुछ सोचते हुए मैंने इस अनजान नंबर पर कॉल कर दी जो मुझे डायरी से मिला था। काफ़ी देर बाद किसी औरत ने फ़ोन उठाया था। वो मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी। कुछ सोचते हुए मैंने इन्हें दादी का नाम बता दिया। दादी का नाम सुनते ही वो बोली, खैरियत है, तुम मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रही हो? मैंने इससे मदद मांगी तो वो बोली कि तुम वहीं पर रहो, मैं बस कुछ देर में ही आ रही हूँ। मुझे वहाँ पर छुपे हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन वो औरत अभी तक नहीं आई थी। अब तो मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद ही पार्क के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मैं फिर से डर गई। साथ ही मेरा फ़ोन भी बजने लगा था। कॉल उसी नंबर से आ रही थी। फ़ोन उठाया तो वो मुझे बाहर आने का बोल रही थी। मैं डरते डरते बाहर गई तो देखा वहाँ एक दरमियानी उम्र की औरत खड़ी थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मुझसे ऐसे मिल रही थी जैसे वो मेरे बारे में अच्छे से जानती हूँ। फिर वो मुझे अपने घर ले आई थी, लेकिन मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे डरता देखकर जब उन्होंने बताया कि वो मेरी फुप्पो हैं तो मैं हैरान रह गई। आज से पहले तो मैंने इनका कभी जिक्र नहीं सुना था। फिर वो मुझसे दादी और अब्बा का पूछने लगी तो मैंने इनको मुख्तसर सारी बात बता दी। दादी की वफ़ात का सुनकर वो काफ़ी गमज़दा हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कैसा क्या हुआ था जो वो हमारे घर नहीं आती थी, और ना ही दादी ने कभी इनका जिक्र किया था। मैंने इनसे पूछना मुनासिब नहीं समझा था। मेरे लिए बस यही बहुत था कि मैं महफूज हाथों में हूँ। अगले दिन ही फुप्पो मुझे अपने साथ लेकर घर गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मेरे ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा। अब्बा की 1 हफ्ते पहले ही मौत हो गई थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि इतने अरसे से अब्बा का फ़ोन लगातार बंद क्यों था।
फुप्पो मुझे वापस अपने साथ ले आई थी। उनके घर में उनके शौहर के अलावा और कोई नहीं था। वो बे औलाद थीं। फूफा कुछ दिनों से कहीं गए हुए थे। आज सुबह ही इनकी वापसी हुई थी। वो मुझसे बहुत प्यार से मिले थे। फुप्पो ने मेरा दोबारा से कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन अब और दादी की कमी मुझे अक्सर ही महसूस होती थी। मैं जानती थी कि ये कमी मेरी ज़िंदगी में हमेशा ही रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों का नेमुल बदल नहीं होता। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी जिसने इन परिंदों से मेरी इज्जत महफूज रखी थी। आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।